तो सबसे पहले बात करते हैं बिजोलिया में क्या होता है। सबसे पहले जो किसान आंदोलन की बात करते हैं तो किसान सभा और किसान आंदोलन कैसे भारत में चालू होते हैं तो उसकी बात करते हैं हम। तो जो किसान आंदोलन हुआ था वो बिजोलिया में किसान आंदोलन जो होता है वो चालू हो जाता है। तो 1918 में क्या होता है कि यूपी किसान सभा बनाई जाती है। यूपी किसान सभा कौन बनाता है? तो यूपी किसान सभा जो बनाते हैं इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर और मदन मोहन मालवीय मिलकर फरवरी 1918 में यूपी किसान सभा बनाते हैं। यूपी किसान सभा जो होती है वो अवध होम रूल लीग के समर्थक होते हैं ये सारे। तो ये लोग मिलकर क्या बनाते हैं? यूपी किसान सभा बना देते हैं। एंड देन फिर उसके बाद आता है नाई धोबी बंद आंदोलन। क्या होता है? तो नाई धोबी बंद आंदोलन क्या होता है कि एक सामाजिक बॉयकॉट होता है। कौन करते हैं? तो ये किसान लोग जो है यूपी के, वो प्रतापगढ़ के, यूपी के प्रतापगढ़ के किसान लोग सामाजिक बॉयकॉट करते हैं जिसमें वो नाई धोबी की सर्विसेज बंद करवा देती है। तो नाई धोबी की सर्विसेज गाँव वाले के बंद करवा देते हैं, तो इसे ही नाई धोबी बंद आंदोलन कहा गया था। इसको जो लीड करते हैं बाबा रामचंद्र जो होते हैं वो इसको लीड कर रहे होते हैं, इस आंदोलन के नेता थे। फिर आता है 1930। 1930 के दशक में कौन सा किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहे? तो 1930 के दशक में किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा जो सक्रिय रहे थे, 1930 के दशक में किसान आंदोलन में जो सबसे ज़्यादा सक्रिय रहे थे वो रहे थे स्वामी सजानंद सरस्वती। स्वामी सजानंद सरस्वती जो थे वो 1930 में किसान आंदोलन में बहुत ज़्यादा ही सक्रिय थे। किसान आंदोलन में बहुत ज़्यादा सक्रिय थे स्वामी सजानंद सरस्वती, वो बहुत ज़्यादा ही सक्रिय थे 1930 के दशक में। उन्होंने 1936 के ऑल इंडिया किसान सभा की लखनऊ सेशन में भी पार्टिसिपेट, उसकी अध्यक्षता की थी, उसके अध्यक्ष थे। तो 1936 में जो ऑल इंडिया किसान सभा होती है लखनऊ में 1936 में, उसके क्या होते हैं? वो अध्यक्ष होते हैं। कौन? तो स्वामी सजानंद सरस्वती उसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। तो अवध का एक एक देखते हैं अवध का एका आंदोलन क्या था। तो अवध का जो एका आंदोलन था वो क्या था? 1921-22 में ये पिछड़ी जाति का आंदोलन था जिसे मदारी पासी आंदोलन भी कहा जाता है। ये पिछड़ी जाति का आंदोलन था जिसे मदारी पासी आंदोलन भी कहा जाता है। तो इन लोगों ने क्या किया था? मदारी पासी आंदोलन क्या किया था? इन लोगों ने क्या किया था कि ये चाहते थे कि जो लगान होता है ना उसको इक्वल कर दे टैक्स, या हम कैश में इसको क्या कर सकते हैं? कैश करवा सके, कैश में आप लगा लीजिए। 1921-22 में होता है ये एक आंदोलन होता है जिसको मदारी पासी आंदोलन भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सत्र और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो 1936 में सजानंद सरस्वती द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सभा की अध्यक्षता की जाती है जो लखनऊ में होता है। 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी जिसका नाम बदल कर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। तो 1936 में सजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा बनाते हैं, मतलब अखिल भारतीय किसान कांग्रेस होती है जिसका नाम बदल के अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया जाता है। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की पहली बैठक कहाँ पे होती है? लखनऊ में होती है। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के पहले ऐसे नेता थे जो पहली बार जो मतलब किसान सभा के आंदोलन में भाग लिया था और वहाँ पे क्या दिया था? भाषण दिया था 1936 में। कौन? जवाहरलाल नेहरू पहले कांग्रेस के ऐसे नेता थे जो किसी किसान आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ पे क्या कर देते हैं? तो वोट देते हैं, मतलब भाषण देते हैं। फिर अगर बात की जाए तो बंगाल में तिभागा आंदोलन क्या था? तो बंगाल का जो तिभागा आंदोलन था वो क्या किस लिए रिलेटेड था? तो बंगाल का जो तिभागा आंदोलन था वो किसानों से रिलेटेड था। बंगाल का जो तिभागा आंदोलन था वो किससे रिलेटेड था? तो किसानों से रिलेटेड था। बंगाल का तिभागा आंदोलन किससे रिलेटेड था? तो ये किसानों से रिलेटेड था। यहाँ पे किसानों ने क्या कहा था? किसानों की मांगे क्या थी कि वो है ना ज़मीन में की जो है ना 1/3 वो की जगह, मतलब है ना कम ले, एक तिहाई करना था। जमींदारों के जो 50% लेते थे ना वो क्या लगान, तो उसको 1/3 करना चाहते थे। तो तिभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। बरदौली सत्याग्रह को किसने लीड किया था? तो बरदौली सत्याग्रह को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया था। बरदौली सत्याग्रह को सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो इसको महात्मा गांधी ने बरदौली सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने बरदौली सत्याग्रह के दौरान दी थी। बुदान आंदोलन क्या था? बुदान एक तरह से कृषि भूमि सुधार आंदोलन था जिसको विनोबा भावे ने 1951 में चालू करवाया था। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में इसको चालू करवाया था, जिसको 1953 में जयप्रकाश नारायण भी ज्वाइन कर लेते हैं बुदान आंदोलन। बुदान आंदोलन कौन ज्वाइन कर लेते हैं? तो जयप्रकाश नारायण भी ज्वाइन कर लेते हैं। अब पढ़ते हैं हम ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल। तो भारत में जो सबसे पहले है कि सबसे पहले मजदूर संघ कब बनाया गया? तो भारत में सबसे पहले जो मजदूर संघ है वो बनाया गया था 19 वीपी वाडिया ने बनवाया था। वीपी वाडिया ने बनाया था जिसको मद्रास मजदूर संघ के नाम से जाना जाता था। ये जो बनाया था उन्होंने 1918 में बनाया था जिसको मद्रास मजदूर संघ के नाम से जाना जाता था। वीपी वाडिया ने इनको बनाया था।
तो अहमदाबाद अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन भी था, जिसको महात्मा गांधी ने 1918 में बनाया था। दूसरा जो अगर हम बात की जाए दूसरा, तो वो किसने बनाया था, तो महात्मा गांधी ने बनाया था, जिसको हम कहते हैं अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। महात्मा गांधी ने 1918 में बनाया था, ठीक है। तो पहला वीपी वाडिया ने बनाया था मद्रास मजदूर संघ, और दूसरा महात्मा गांधी ने 1918 में ही बनाया था टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। तो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस या इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किसने किया था, तो एम एन जोशी ने 1920 में इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया था एम एन जोशी ने। तो इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन करने का कारण क्या था, कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का बनना। 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना था, ठीक है। तो उसी कारण इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में बनाया गया, ठीक। इसकी जो उपाध्यक्ष थे जोसेफ बटिस्टा, इसके उपाध्यक्ष थे। 1929 के नागपुर अधिवेशन में जब जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं, तो ये कि इंडियन ट्रेड कांग्रेस क्या दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक राइट और लेफ्ट में विभाजित हो जाती है 1929 में। जब इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष जब हो रहे होते हैं। तो इसको अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस भी बोला जाता है, इसको अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस भी बोला जाता है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस भी बोला जाता है। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, रशिया की पार्टी जो है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को ज्वाइन करने वाले पहले सदस्य कौन थे, भारतीय कौन थे, तो वो थे एम एन रॉय थे। तो एम एन रॉय ने 1920 में इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की भी स्थापना की थी। एम एन रॉय ने 1920 में इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की भी स्थापना की थी। ताशकंद वाली जगह पे इन्होंने किसकी स्थापना की थी, तो इन्होंने ताशकंद वाली जगह में इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। कानपुर षड्यंत्र क्या था, किन आंदोलनकारी पे मुकदमे चला गया था, तो यहाँ पे जो लेबर एसोसिएशन के नेता थे उनके ऊपर क्या चढ़ाया गया था, मुकदमा चला गया था कानपुर षड्यंत्र केस में। अब एक बात कहते हैं कि कौन सी कार्रवाई पूरी प्रक्रिया दुनिया में बहुत चर्चा का विषय बनी थी, कौन सी कार्रवाई पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी थी, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तो ये 1929 और 33 के बीच में मेरठ षड्यंत्र था, जिसमें 33 मजदूरों के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। ये मेरठ षड्यंत्र था जिसमें 33 मजदूर के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। ट्रेड यूनियन कांग्रेस का क्रांतिकारी चरण कौन सा था, तो ट्रेड यूनियन कांग्रेस का क्रांतिकारी जो चरण, उनका टाइम पीरियड होता है 1926 से 49, 1926 से 49 इनका क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन कांग्रेस का क्रांतिकारी क्या होता है, टर्म पीरियड होता है। इस समय एम एन रॉय, मुजफ्फर अहमद, तो ये होता है इनका क्रांतिकारी टाइम पीरियड होता है। तो 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को किसने स्थापित किया था, तो एम एन रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई थी, ठीक है। सचिन नाथ सान्याल, और इसी दौरान सचिन नाथ सान्याल ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था बंदी जीवन नामक। उन्होंने क्या लिखी थी, एक बुक लिखी थी, ठीक है। अब आते हैं रॉल एक्ट एक्ट के बारे में। तो फरवरी 1919 में रॉल एक्ट एक्ट को पास कर दिया जाता है। इस एक्ट द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज और लोगों को बिना कोर्ट, बिना ट्रायल, बिना अदालत, बिना दलील, बिना वकील के कानून कहा जाता था, प्रेस की आज़ादी को छीन लिया जाता है। रॉल एक्ट के कारण क्या होता है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड होता है, जहाँ पे लोग डॉक्टर सैफुद्दीन और किचलू की मतलब रिहाई की मांग कर रहे होते हैं अमृतसर में। तो वहाँ पर क्या कर दिया जाता है, सैफुद्दीन और किचलू की रिहाई की, सैफुद्दीन और सत्यपाल की रिहाई की मांग कर रहे होते हैं, जहाँ पे माइकल ओ डायर जो उस समय पंजाब का गवर्नर होता है ना, वहाँ पे कर्फ्यू लगा होता है। तो जनरल ओ डायर आता है और वहाँ पे क्या करता है कि मतलब लोगों को मार देता है, फायरिंग कर देता है। जनरल डायर पहुँच के वहाँ पे फायरिंग कर देता है, जबकि माइकल ओ डायर मतलब जलियांवाला बाग में पंजाब के गवर्नर होते हैं। इस कांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड और सर की उपाधि वापस कर देती है। तो इसके आगे बढ़े फैक्चुअल देखते हैं, चलो थोड़ा सा फैक्चुअल जब देखते हैं तो ये रहा। तो रॉलेक्ट एक्ट जो पास हुआ था फरवरी 1919 में हुआ था। रॉलेक्ट एक्ट जो पास हुआ था वो हुआ था सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर रॉलेक्ट एक्ट पास किया गया था। फरवरी 1919 में इसको पास किया गया था सेडिशन कमेटी की सिफारिश पे। राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना इसका मेन वो था, मुकदमा था, मतलब मेन वो था। तो जब ये पास हुआ था उस समय इंडिया में वायसरॉय कौन था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, ठीक। तो अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह। तो सबसे पहले जो मतलब प्रारंभ सत्याग्रह जो करवाया था उन्होंने, तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध ही करवाया था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था, फरवरी 1919 में सत्याग्रह करना। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का यूज किया था, होम रूल लीग, खिलाफत और सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है। तो स्वामी सदानंद सरस्वती ने रॉलेट एक्ट के विरोध में किसानों, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, स्वामी सदानंद सरस्वती ने रॉलेट एक्ट के विरोध में किसानों को लगान देने से मना कर दिया था। स्वामी सदानंद सरस्वती ने किसानों को मना कर दिया था कि रॉलेट एक्ट के विरोध में आप लोग क्या दीजिएगा, लगान नहीं दीजिएगा।
द जो रॉलेट एक्ट को और क्या बोला जाता है, द अनानिकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट बोला जाता है 1919, इसको रॉलेट एक्ट को बोला आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है। जलियांवाला कांड हो जाता है 13 अप्रैल 1919 को। डॉक्टर शराफुद्दीन और किचलू की रिहाई के लिए लोग इकट्ठा थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना जो ऑनर होता है नाइट और सर की उपाधि वापस कर देते हैं। नाइट और यहाँ पे लिखा होता है रविन्द्रनाथ और सर की भी उपाधि वापस कर देते हैं। ठीक। उसके बाद शंकर नारायण जो होते हैं वो जलियांवाला बाग कांड के बाद वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पद से इस्तीफा दे देते हैं। इस कांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था, जिसने कहा था इसको, जिसकी रिपोर्ट 1920 में आई थी, इसको निर्णय लेने की चूक बताई थी। उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मार दिया था, जो गवर्नर होता है 1940 में, लंदन में जाकर उनकी हत्या कर देता है उधम सिंह, उसको मार देता है माइकल ओ डायर। तो अब आता है असहयोग आंदोलन के बारे में बात करते हैं। तो इसके बाद है ना कांग्रेस का 1919 सेशन होता है जहाँ पे असहयोग आंदोलन की बात की जाती है। तो मुस्लिम लीग का भी 1919 में सेशन होता है जो खिलाफत आंदोलन की बात करता है। तो सेठ चौटानी और मोहम्मद शौकत अली जो इसके सेक्रेटरी होते हैं, मेंबर ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, गांधी जी के इसको अध्यक्ष चुना जाता है ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का। तो 1920 में ये क्या करते हैं, ट्रीटी साइन हो जाती है, जहाँ पे ट्रीटी साइन हो जाती है जो असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे होते हैं। तो लाला लाजपत बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक आंदोलन था, जहाँ पे वो तुर्की ऑटोमनस एम्पायर पे गद्दी पे बैठाना चाह रहे थे। तो अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली और शौकत अली चला रहे थे। खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो महात्मा गांधी को चुना गया था ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया क्योंकि वह मुसलमानों का साथ चाह रहे होते हैं। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की उपाधि कौन वापस कर देता है, तो हकीम अजमल खां जो होते हैं वो हाजी उल मुल्क की उपाधि वापस कर देते हैं। हकीम अजमल खां जो क्या करते हैं, हाजी उल मुल्क की उपाधि वापस कर देते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी से असंतुष्ट है। मोहम्मद अली जिन्ना क्या कहते हैं, गांधी जी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी से वो क्या होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, वो खुश नहीं होते हैं। स्वामी सदानंद ने दिल्ली के जामा मस्जिद से हिंदू मुस्लिम एकता पर क्या दिया था, भाषण दिया था। तो खिलाफत आंदोलन के दौरान स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहाँ से, तो जामा मस्जिद से भाषण दिया था हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर। मदन मोहन मालवीय भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। वो खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी के खिलाफ थे। खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी के खिलाफ थे मदन मोहन मालवीय। खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी के खिलाफ थे। 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन, तो 1921 का जो मोपल आंदोलन होता है ना मालाबार कोस्ट में, वो खिलाफत आंदोलन की ही एक शाखा थी। बटाईदार मुसलमान होते। तो 1900 अब बात है असहयोग आंदोलन के बारे में। तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में कलकत्ता सेशन में सी आर दास इसको बनाते हैं, और 1920 के ही नागपुर सेशन में वो क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, असहयोग आंदोलन को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चालू हो जाता है। 1 अगस्त 1920 को, बड़ा इंपॉर्टेंट, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चालू हो जाता है। और इसी दिन कौन मर जाते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया जाने वाला पहला जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था। गांधी जी ने इस दौरान 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया था। गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। गांधी जी ने इस दौरान 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान शराब नहीं पीने के कारण बिहार सरकार का रेवेन्यू कम हो गया था, इसलिए बिहार सरकार ने लोगों को शराब पीने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दी थी, वो उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दी। जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, वो भी उन्होंने वापस कर दी असहयोग आंदोलन के कारण। हाजुल मुल्क की उपाधि कौन वापस कर देता है, तो हकीम अजमल खां वापस कर देते हैं। अब असहयोग आंदोलन के दौरान सी आर दास ने वकालत छोड़ दी। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू सब कूद जाते हैं वकालत छोड़ के। असहयोग आंदोलन के पहले दिन ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त 1920 को, जहाँ पे शौकत अली और महात्मा गांधी उनको कंधा देते हैं। राहुल साकिर्तियान जो 1920 में असहयोग आंदोलन कहाँ से, तो छपरा से असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे राहुल साकिर्तियान। ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के बाद क्या होता है, चौरी चौरा कांड हो जाता है। असहयोग आंदोलन के बाद क्या होता है कि चौरी चौरा कांड हो जाता है। चौरी चौरा जो कांड हो जाता है वो हो जाता है 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो जाता है, जिस कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था गांधी जी ने। जलियांवाला कांड हो जाने के बाद गांधी जी ने कहा था कि ये जो मेरी सत्याग्रह है ये हिमालय जैसी भूल है।
असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ले आते हैं। गांधी जी के खिलाफ। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखे अपने पत्र में कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। तो अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान बहुत सारी यूनिवर्सिटी बनी थी, जैसे 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनाई थी। जामिया यूनिवर्सिटी 1920 में बनती है। गुजरात यूनिवर्सिटी 1920 में बनती है और काशी यूनिवर्सिटी 1921 में बनती है। असहयोग आंदोलन के दौरान पटना का कॉलेज किसने छोड़ दिया था? जब उसकी परीक्षा केवल 20 दिन रह रहे थे तो जयप्रकाश नारायण ने अपना कॉलेज छोड़ दिया था। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को मदन मोहन मालवीय 1916 में बनाते हैं और 1916 में ही पटना हाईकोर्ट बनता है। तो अब यहाँ पे कुछ फैक्ट देख लेते हैं। चौरी चौरा कांड जो है ना, गोरखपुर का चौरी चौरा गाँव होता है जहाँ पे हिंसक भीड़ ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। तो 4 फरवरी जो है 1922 को ये क्या मार्च टर्की में हमला सॉल्व किया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। असहयोग आंदोलन जब वापस हो जाता है तो उसके बाद स्वराजिस्ट पार्टी आती है। तो चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं, जिसके कारण कांग्रेस में बहुत लोग खुश नहीं होते। यहाँ पे पार्टी दो विचारधारा में बढ़ जाती है, स्वराजिस्ट और अ, अ, मतलब उसमें बढ़ जाती है। तो 1924 में जब गांधी जी जेल से छूट के आते हैं तो उनको मालूम चलता है कि स्वराजिस्ट को समझाते हैं, ठीक है यहाँ पे पार्टी बना ली जाती है। तो स्वराजिस्ट पार्टी जो सी आर दास बनाते हैं और मोतीलाल नेहरू मिलकर बना लेते हैं। उन लोगों का कहना था कि हम पार्लियामेंट में जाके उनको चैलेंज करेंगे। तो दिसंबर 1922 में लोग स्वराजिस्ट पार्टी 1923 में बनती है और विठल भाई पटेल 1925 में लेजिस्लेटिव के मेंबर चुन लिए जाते हैं। 1925 में लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर चुन लिए जाते हैं। तो विठल भाई पटेल 1925 में लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर चुन लिए जाते हैं और इनको सपोर्ट कौन करता है? स्वराजिस्ट पार्टी को सेंट्रल असेंबली में कौन सपोर्ट करता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सी आर दास भी 1925 में मर जाते हैं। तो हिंदू महासभा किसने बनाई थी? तो हिंदू महासभा बनती है 1917 में। हिंदू महासभा बनती है 1917 में, मदन मोहन मालवीय बनाते हैं। हिंदू महासभा को कौन बनाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हिंदू महासभा को कौन बनाता है? तो हिंदू महासभा को बनाता है मदन मोहन मालवीय। 1917 में हिंदू महासभा बनाता है मदन मोहन मालवीय। और आरएसएस कौन बनाता है? तो आरएसएस बनती है 1925 में। आरएसएस का गठन होता है 1925 में और हिंदू महासभा का गठन होता है 1917 में। 1917 में इसको कौन बनाती है? तो मदन मोहन मालवीय बनाती है। और 1925 में कौन बनाता है? आरएसएस इसे बनाती है। ठीक। तो स्वराजिस्ट पार्टी जो है वो 2000 गया सेशन होता है, 1922 का गया सेशन होता है, जिसके बाद 1923 में स्वराजिस्ट पार्टी बनती है। तो स्वराजिस्ट पार्टी के बारे में देखते हैं। स्वराजिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो सी आर दास ने और मोतीलाल नेहरू ने किया था। स्वराजिस्ट पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। मोतीलाल नेहरू सी आर दास ने बनाया था 1923 में। केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और स्वराजिस्ट पार्टी ही पहली पार्टी है जिसने क्या कब कहा बात करते संविधान सभा की बात कही थी। तो देश बंधु के नाम से किसको जाना जाता है? तो सी आर दास को ही देश बंधु के नाम से जाना जाता है। इन्होंने है ना इंडिया फॉर इंडियन बुक्स भी लिखी है। इंडिया फॉर इंडियन बुक किसने लिखी है? तो सी आर दास ने लिखी है। इनको देश बंधु के नाम से जाना जाता है। वकील के रूप में सी आर दास की सबसे बड़ी सफलता थी अलीपुर बम कांड में अरविंदो घोष का बचाव करना। अलीपुर बम कांड में अरविंदो घोष का बचाव करना, ये सी आर दास की सबसे बड़ी सफलता थी। इन्होंने कहा था कि स्वराज जो है आम जनता के लिए होना चाहिए, ना कि एक केवल विशेष वर्ग के लिए होना चाहिए। सी आर दास ने ये कहा था कि स्वराज जो है आम जनता के लिए होना चाहिए, ना कि एक विशेष वर्ग के लिए होना चाहिए। 1925 में सेंट्रल असेंबली के स्पीकर बने थे कौन? विठल पटेल। 1925 में सी आर दास मर जाते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इंडिया फॉर इंडियन से एक बुक लिखी थी। अब बात करते हैं यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस हो जाता है। तो 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट को रिव्यू करने के लिए तो कमेटी बनाई जाती है, मुड्डीमन कमेटी आती है। वहाँ पे बताया जाता है कि इसको हर 10 साल बाद रिव्यू करा जाएगा। तो जॉन मुद्दीमन कमेटी 1924 में आती है। साइमन कमीशन 1927 में। तो साइमन कमीशन के साथ एक बटलर कमीशन भी आता है। तो जॉन मुद्दीमन कमेटी आती है जिसमें 9 मेंबर होते हैं और ये कहते हैं कि है ना कि अभी बहुत कम टाइम है, अभी हमें ना इसको रिव्यू नहीं करना चाहिए, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था। तो फिर उसके बाद साइमन कमीशन 1927 में आता है जिसको बॉयकॉट करने की बात कही जाती है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। बटलर कमीशन के बारे में बात करते हैं। बटलर कमीशन भी साइमन कमीशन के साथ 1927 में आता है। तो हारकोर्ट बटलर इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और यहीं पर यही कमेटी से हम क्या मतलब यही जो है ब्रिटिश ये जो कमेटी होती है ये ब्रिटिश प्रोविंसेस मतलब ब्रिटिश जो राज्य होते हैं उनसे और मतलब और ब्रिटिश सरकार और जो हमारे जो राज्य होते हैं ना डोमिनस किंगडम जो होते हैं, और ये हमारे जो होते हैं ना क्या बोलते हैं डोमेस्टिक किंगडम, उन पे क्या होता है ये उनसे संबंध स्थापित करने के लिए आ रही होती है।
तो अब फैक्चुअल बात देख लेते हैं साइमन कमीशन के बारे में। तो साइमन कमीशन जो है 1927 में बनाया जाता है और 1928 में ये बॉम्बे के तट पे पहुंचता है। 1928 फरवरी 1928 को बॉम्बे के तट पे पहुंचता है। पहुंचने के बाद ये क्या कहता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट को रिव्यू करने के लिए आ रहा होता है। इसमें 7 सदस्य होते हैं जो सारे गोरे ही होते हैं। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, इस कारण इसे वाइट मैन कमीशन बोला गया था। 7 मेंबर होते हैं साइमन कमीशन में के सदस्य जो थे क्लेमेंट एटली। साइमन कमीशन के साथ जो क्लेमेंट एटली भी भारत आते हैं, जो आज़ादी के समय ब्रिटेन के पीएम थे। लॉर्ड इरविन के कहने पर ही भारतीयों को साइमन कमीशन में ऐड नहीं किया गया था। तो साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्वैध शासन को चालू रखने की बात कही थी। कहा था कि प्रांतों में द्वैध शासन को चालू किया जाएगा। तो लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध होता है। लाहौर में क्या किया जाता है, साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है। लाहौर में क्या किया जाता है, साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है। तो वहाँ पे एक जुलूस निकाला जाता है लाहौर में, जहाँ पर लाला लाजपत राय के पुलिस की डंडा पड़ने से उसकी मृत्यु हो जाती है लाहौर में। ठीक है। अब है ना, नेहरू रिपोर्ट तैयार की जाती है साइमन कमीशन के उस पर, है ना, नेहरू रिपोर्ट तैयार की जाती है। मोतीलाल नेहरू उसके अध्यक्ष होते हैं, जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष होते हैं, कि भारत को डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। ठीक है, डोमिनियन स्टेट देना चाहिए। नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में पेश कर दिया जाता है। अब देखो, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग किसने बनाया, तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस मिलकर बनाते हैं। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बनाते हैं ये लोग। मुस्लिम लीग ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव जो है नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट लेके आए थे। 1929 के सेशन में नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध में ये 14 सूत्रीय अपना प्रस्ताव लेके आते हैं। और मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम का ब्रांड एम्बेसडर बताया था। किसने, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का ब्रांड एम्बेसडर सरोजनी नायडू ने बताया था। अब आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बाद ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें कहा जाता है कि हम इसके अगेंस्ट, तो नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में, उनको कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया पर अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोला जाता है। तो डोमिनियन स्टेट मिलना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरल बोर्ड नहीं होने चाहिए, ये बात कही जाती है नेहरू रिपोर्ट में 1928 में। मुस्लिम के लिए पंजाब और बंगाल में कोई सीट रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात कही जाती है। तो अब कांग्रेस का 1929 का क्या होता है, लाहौर सेशन होता है। तो कांग्रेस 1929 के लाहौर सेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं। वो क्या कहते हैं कि भाई सरकार को कि आप हमारी नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट करिए, नहीं तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी जाने के लिए बॉयकॉट कर दिया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट कर दिया था। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट 1929 के सेशन में ही होता है। ठीक है, और लेजिस्लेटिव मेंबर्स को क्या बोला था कि आप इन्हें रिजाइन दे दीजिए। ठीक है। अपना पहला इंडिपेंडेंस कांग्रेस 26 जनवरी 1930 को मनाती है। कांग्रेस अपना पहला इंडिपेंडेंस 26 जनवरी 1930 को मनाती है, इसलिए इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन को पास करवाया गया, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया। दिसंबर 1931 को दिसंबर 1931 को रावी नदी के किनारे एक तिरंगा फ्लैग फहराया गया था, सबसे पहले 1929 के सेशन में। फैक्चुअल बात देख लेते हैं। तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और सरकार को अल्टीमेटम दिया जाता है कि आप है ना इसको मतलब मानिए, नहीं तो आपके अगेंस्ट जन आंदोलन किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं। तो इस सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कांग्रेस के इसी सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, जहाँ पे ये प्रस्ताव पास किया गया और कांग्रेस के खिलाफ पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, 1900 इसमें आधी रात को राष्ट्रध्वज रावी किनारे फैलाया गया था। अब गांधी जी इस बात को 1929 में नहीं मानते हैं, मतलब अंग्रेज लोग नहीं मानते, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो जाता है। तो सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन जो चालू हो जाता है, इसमें क्या किया जाता है कि कार्यकारी कमेटी सविनय अवज्ञा आंदोलन को चालू कर देती है। तो कांग्रेस ने 1929 के लाहौर सेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करने की बात कर दी जाती है। तो दांडी यात्रा निकलती है। तो 12 मार्च को क्या किया जाता है, गांधी जी है ना, 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से एक दांडी यात्रा निकाली जाती है, जो 24 दिन की लंबी यात्रा होती है, जो 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म होती है। ये जो है ना, ये दांडी नामक स्थान पर नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी दांडी नामक स्थान पर नमक कानून को तोड़ के। वैसे दांडी यात्रा चालू होती है 12 मार्च 1930 को, जो 24 दिन चलती है। 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर ख़त्म होती है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा थी। कौन से आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा थी, तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने इसमें क्या किया था, पार्टिसिपेशन किया था। गांधी जी ने दांडी मार्च चालू किया था, साबरमती आश्रम से दांडी मार्च चालू किया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी में नमक कानून तोड़ कर हुआ था। गांधी जी ने क्या कहा था कि गांधी जी ने कहा था कि
गांधी जी ने कहा था कि शक्ति के विरुद्ध का अधिकार, इस लड़ाई में हमें विश्व की सहानुभूति चाहिए। शक्ति के विरुद्ध अधिकार में हमें विश्व की सहानुभूति चाहिए। नमक सत्याग्रह के टाइम गांधी जी को गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन किसने चलाया था? तो अब्बास तैयब जी ने। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था और उनको जेल हो जाती है, तो इसके बाद आंदोलन को किसने चलाया था? तो अब्बास तैयब जी ने चलाया था। आचार्य विनोबा भावे इसी आंदोलन के टाइम सबसे पहले जेल में गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम आचार्य विनोबा भावे सबसे पहले कौन से आंदोलन के टाइम जेल गए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को अपने आश्रम में ठहराया था, वेब मिलर था, दांडी मार्च के दौरान। नमक कानून तोड़ने कौन से तट पे नमक, कौन सी जगह पे नमक कानून तोड़ने के कारण श्री राजगोपालाचारी को क्या कर लिया जाता है? बंदी बना लिया जाता है। तो तंजौर तट पे नमक कानून तोड़ने के कारण श्री राजगोपालाचारी को बंदी बना लिया जाता है। अब पढ़ते हैं लाल कुर्ती आंदोलन के बारे में। लाल कुर्ती आंदोलन क्या था कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी प्रांत में क्या किया था, एक वो बनाया था, संगठन बनाया था, जिसको हम कहते हैं खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार करके एक संगठन बनवाया था लाल खां अब्दुल गफ्फार खान ने बनाया था, खुदाई खिदमतगार, जिसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। ये पठान थे, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध काम किया था, अंग्रेजों के विरोध कर रहे थे। तो गढ़वाल रेजिमेंट ने इन सैनिकों ने निहत्थे लोगों पर हथियार चलाने से मना कर दिया था, ये भी बात हुई थी यहाँ पे। जियातरंग आंदोलन क्या था? मणिपुर के नागा जनजातियों द्वारा किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो उसी को जियातरंग आंदोलन कहा जाता है। बेगूसराय का चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध जो आंदोलन था वो किसका हिस्सा था? तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का था, जहाँ पे चौकीदारी टैक्स हम नहीं देंगे। तो ये बेगूसराय का था। प्रभावती देवी कहाँ से थी? एक्टिव थी स्वतंत्रता सेनानी संग्राम में, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक्टिव थी, वो पटना से प्रभावती देवी एक्टिव थी। बेगूसराय का चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध जो आंदोलन था वो इसी की एक शाखा थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही आया था। एंड देन फिर गांधी इरविन समझौता हो जाता है। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। ठीक है, गांधी इरविन समझौते को किसने दो आत्मा कहा था? सरोजिनी नायडू ने गांधी इरविन समझौते को दो आत्मा कहा था। सरोजिनी नायडू ने गांधी इरविन समझौते को दो आत्मा कहा था। गांधी इरविन समझौते के बाद महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार किसने कहा था? एलन कैम्पबेल जॉनसन ने कहा था। एलन कैम्पबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते के बाद कहा था गांधी जी बहुत ही चालू है, संतावना पुरस्कार कहा था। तो ये एलन कैम्पबेल जॉनसन ने ही गांधी इरविन की जीवनी भी लिखी है। गांधी इरविन समझौता 1931 में साइन किया जाता है। ठीक है, 1931 में ही साइन किया जाता है। 1930 में तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो कांग्रेस पहले आरटीसी का बॉयकॉट कर देती है, जिसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है। कहते हैं बिना कांग्रेस के ही बात की जाए, तो गांधी इरविन समझौता होता है। तेज बहादुर और जयकर की हेल्प से गांधी इरविन समझौता होता है। सरोजिनी नायडू को दो आत्मा कहती है। ठीक, तो कांग्रेस का क्या होता है? कराची सेशन होता है। इसके बाद कांग्रेस का 1931 का कराची सेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा होता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे होते हैं। ठीक, जहाँ पे गांधी इरविन समझौता को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, गांधी इरविन समझौते को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और इसी सेशन में फंडामेंटल राइट की बात की जाती है, कि हमें एक फंडामेंटल राइट की बात की जाती है, और एक नेशनल इकोनॉमिकल प्रोग्राम की भी रूपरेखा तैयार की, जिसके अध्यक्ष फंडामेंटल राइट कमेटी के अध्यक्ष होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो एक थोड़ा सा नीचे फैक्ट्स भी है। कांग्रेस के कराची सेशन 26 मार्च 1931 को हुआ था, जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे, और यहाँ पे फंडामेंटल राइट की बात की जाती है। तो आप देखते हैं आरटीसी। तो फर्स्ट आरटीसी जो हुई थी 24 जून 1930 को हुई थी, जो साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पे हुआ था। तो इसमें कोई भी पार्टिसिपेट, तो कांग्रेस तो जाती नहीं है। तो कांग्रेस नहीं जाती है, तो पहले आरटीसी में 89 मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। एंड देन तेज बहादुर सप्रू तो जाता ही है, साला चोर आदमी। एंड देन फिर क्या होता है कि लंदन में है ना गोलमेज सम्मेलन, पहले आरटीसी में भारतीय ईसाइयों का जो प्रतिनिधित्व किया था, रिप्रेजेंटेशन किया था, वो केटी पॉल ने किया था। पहले आरटीसी में भारतीय ईसाइयों का समर्थन या मतलब रिप्रेजेंटेशन किसने किया था? केटी पॉल ने किया था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। अब देखते हैं सेकेंड आरटीसी। सेकेंड आरटीसी में गांधी जी जाते हैं, गांधी इरविन समझौते के बाद 1931 में होता है। ये जाते हैं गांधी जी। गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट के साथ। गांधी जी के जो सहयोगी थे वो महादेव देसाई। गांधी जी जब जाते हैं सेकेंड आरटीसी में भाग लेने, तो वो एसएस राजपुताना जहाज से जाते हैं और किंग्सले होटल में रहते हैं, किंग्सले हॉल होटल में रहते हैं, रुकते हैं। और एसएस राजपुताना जहाज से गांधी जी जाते हैं, ठीक है, लंदन जाते हैं। सेकेंड आरटीसी किस बात पर असफल रह जाती है? तो कॉम्युनल सेपरेट इलेक्टोरल बोर्ड के बाद पर ही सेकेंड आरटीसी रह जाती है। और
दलितों के सेपरेट इलेक्टोरल बोर्ड की बात हो जाती है, मांग कर रहे थे। इस कारण गांधी जी थर्ड आरटीसी का बॉयकॉट कर देते हैं, फिर गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है। और भीमराव अंबेडकर एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात किया था। और 1932 में ही क्या हो जाता है, थर्ड आरटीसी जब होती है, तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती है 1932 में होती है। अब 1932 में ही इसको सांप्रदायिक पंचायत या पूना पैक्ट भी होता है, कम्युनल अवार्ड कहा जाता है सांप्रदायिक पंचायत को। तो कहने का मतलब है कि रैमजे मैकडोनल्ड जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं, वो क्या कहते हैं सेकेंड गोल्ड मेज के टाइम सबकी बात सुनते हैं और कहते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरल बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरल बोर्ड होना चाहिए। तो यहीं से इसको कम्युनल अवार्ड का टैग दे दिया जाता है भारत को, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरल बोर्ड थे। तो यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटी थी। रैमजे मैकडोनल्ड सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया अछूतों और दलितों के लिए। दलितों और अछूतों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल बोर्ड बनाया गया और रैमजे मैकडोनल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक। तो यहाँ पर दलितों को विधानमंडल चुनाव में रिजर्वेशन दिया गया। तो इस कानून के तहत दलित वर्गों को अल्पसंख्यक मानकर उनको रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन एक ऐसी और भी एक वो थी माइनॉरिटी थी इंडिया में जिसको अ, मतलब अलग सेपरेट इलेक्टोरल बोर्ड नहीं दिया, रिजर्वेशन नहीं दिया। तो वो था बौद्धिज्म। बौद्धिज्म लोगों को क्या क्या दिया गया, रिजर्वेशन नहीं दिया। अब गांधी जी इस बात को नाराज हो जाते हैं इस बात को सुन के। तो वो क्या करते हैं, आमरण अनशन करते हैं। आमरण अनशन पर जब बैठ जाते हैं गांधी जी, कम्युनल अवार्ड के कारण गांधी जी क्या करते हैं, आमरण अनशन, यरवदा जेल में गांधी जी आमरण अनशन करते हैं। तो उसके बाद यरवदा जेल के अंदर गांधी जी क्या करते हैं, आमरण अनशन चालू करवा देते हैं गांधी जी। देन फिर उसके बाद है ना आमरण अनशन चलते रहता है। फिर है ना भीमराव अम्बेडकर को बुलाया जाता है, जहाँ पे सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट साइन होता है, जहाँ पे अलग ही रिजर्वेशन दिया जाता है। यहाँ पे जो है ना कम्युनल अवार्ड में भीमराव अम्बेडकर को 71 सीटें दी गई थी, जो पूना पैक्ट में 147 दे देते हैं। गांधी जी कहते हैं 147 ले लो और 18% रिजर्वेशन भी ले लो तुम, ठीक है। तो पूना पैक्ट कब साइन होता है, 1932 में। गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर द्वारा पूना पैक्ट कब साइन होता है, तो यरवदा जेल में साइन होता है 1932 में। 1932 में ये साइन होता है। भीमराव अंबेडकर की दो शर्त थी, प्रांतीय विधानमंडल में दलितों को इतना सीट दिया जाए, केंद्रीय में 18% रिजर्वेशन दिया जाए, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव में। तो पूना पैक्ट पे किस किसने साइन किए थे, तो पूना पैक्ट पे भीमराव अंबेडकर ने तो साइन किए थे, लेकिन गांधी जी की जगह गांधी जी के समर्थक सी राजगोपालचारी ने उस पर साइन किए थे। और साइन करने के बाद अपना कलम भीमराव अम्बेडकर से बदल लिया था। इसके बाद भी कुछ फैक्ट है। तो 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी, किसने की थी, तो जीडी बिरला ने की थी। हरिजन सेवक संघ ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग तो बनाई थी। संघ की स्थापना, हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, तो हरिजन नामक न्यूज़पेपर भी निकाला था महात्मा गांधी ने। हरिजन हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने। और हरिजन नामक एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर भी निकाला था। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो अब यहाँ पे क्या होता है, हमारी क्लास ख़त्म हो जाती है यहीं पे। हमने ये 25 तक ही था, तो यहाँ पे हमारी क्लास ख़त्म हो जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।